हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं आज आपको प्रकाश के परावर्तन अध्याय का दूसरा पार्ट लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, कल हमने पिछली वीडियो में प्रकाश क्या होता है तथा प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। हालांकि कल की लास्ट क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम इसको फिर से दोहराते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक, तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए अब हम समझते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक शीशा है जो कि आप घरों में यूज करते हो चेहरा देखने के लिए। उस प्रकार का एक हमारे पास शीशा है जिसको हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, दर्पण। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या एक दर्पण है। ठीक है, अब इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण हमने क्या की, इस प्रकार से डाल दी। यह जो आने वाली प्रकाश किरण है इसको नाम देते हैं बच्चा हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, अब यह प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिरती है इस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण गिरी है यहाँ पे इसको नाम देंगे हम लोग आपतन बिंदु। फिर उसके बाद यह प्रकाश किरण टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है और ये जो जाने वाली प्रकाश किरण होती है इसको नाम देते हैं हम लोग परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। फिर से एक बार समझिएगा, यह एक हमारा दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण पर यह जो प्रकाश की किरण आ रही है इस आने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण या फिर आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण गिर रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और इस बिंदु से टकराकर प्रकाश किरण वापस चली जाती है जाने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दर्पण पर एक लंब रेखा खींचते हैं आपतन बिंदु से होते हुए। ठीक है, हमने क्या किया कि इस दर्पण पर आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा और यह अब लंब जो है इसका नाम हम देंगे अभिलंब। ठीक है, अब इसके बाद यह जो आपतित किरण है और यह जो अभिलंब है इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। ठीक है, और यह जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आई से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, जहां पर कोण आई जो होगा उसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और जो कोण आर होगा उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, तो यह तो था हमारा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है तो वह वापस उसी दिशा में चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि जब यह एक हमारा दर्पण है, इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण डाली गई, ये जो आने वाली प्रकाश किरण है इसको नाम दिया आपतित प्रकाश किरण। फिर उसके बाद यह जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरा उसको नाम दिया हमने आपतन बिंदु, और इस बिंदु से टकराकर प्रकाश किरण वापस चली गई इसको हमने नाम दिया परावर्तित किरण। ठीक है, अब इसके बाद इस बिंदु पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया। यह जो अभिलंब है, ठीक है, इस अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आई से दिखाते हैं, और यह आई जो होता है आपतन कोण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अभिलंब और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच में कोण बनेगा, उस कोण को नाम देंगे परावर्तन कोण। ठीक है, यहां तक बात यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट में स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, क्या टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह पेपर में कई बार आया है। लगभग हर साल किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। थोड़ा इस फिगर को पहले समझ लो। हमने भी कुछ देर पहले बताया कि यह जो आने वाली प्रकाश किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक, और ये जो जाने वाली किरण है इसको हम नाम देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आकर गिरती है उस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक, फिर उसके बाद यह जो लाइन खींची गई इसको नाम देते हैं हम लोग अभिलंब। क्या नाम देते हैं बच्चा, अभिलंब। ठीक, फिर उसके बाद हमने आपको आगे बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आई से दिखाते हैं, और
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम R से दिखाते हैं। ठीक है, जहां पर I जो था आपतन कोण था और R जो था वह परावर्तन कोण था। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, यहां पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है। ठीक, ये जो नियम जो लिखे गए बच्चा बहुत आसान नियम है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो नियम है, नियम नंबर 1, पहला नियम, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, नियम नंबर 2, दूसरा नियम, आपतन कोण I यह बराबर होता है परावर्तन कोण R के। ठीक है, यह दो नियम हमारे पास है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, पहला नियम तो यह। ठीक है, दूसरा नियम क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, जरा इसको ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और तथा इस आपतन बिंदु पर जो हमने अभिलंब डाला है, तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल का मतलब क्या, एक ही जगह पर ये लोग स्थित होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नियम क्या बताया गया कि यह जो कोण I बना है यानी यह वाला कोण, और उसके बाद जो दूसरा कोण R बना है यह वाला कोण, यह दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर से सुनिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रतिबिंब। ठीक है, अब प्रतिबिंब क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, इसको लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक परावर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो वह बिंदु प्रतिच्छेदित बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिच्छेदित बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक परावर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेदित बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदित बिंदु पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखो बच्चा, फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के प्रकार को। क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रतिबिंब के प्रकार को, प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब का प्रकार देखो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा वास्तविक प्रतिबिंब,
और दूसरा आपका होगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आपके पेपर में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पहला उसका डिफिनीशन, जब प्रकाश की दो किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि इसमें दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वह प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। लिखिएगा इस चीज को, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती, बल्कि प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते, ठीक है। तो यह तो था हमारा परिभाषा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करेंगी उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और फिर उसके बाद जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी अर्थात वह प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी, उसको बोलेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। फिर आपको दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक। और वहीं पर आभासी जो सीधा नहीं, उल्टा, माफ कीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी ऐसे, ये हमारा सर है, ये हमारा पैर है। जब वास्तविक प्रतिबिंब देखना होगा तो जो हमारा सर होगा वह नीचे हो जाएगा और जो पैर है वह ऊपर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, ठीक। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, आभासी जो प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक। और तीसरा इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तीसरा अंतर क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी को इसका जस्ट उल्टा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं पर जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि दो अंतर और थे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और लास्ट आपका था, जब प्रकाश की दो या दो किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वहीं आभासी प्रतिबिंब में जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करें, ठीक है, तो वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करें
तथा प्रतिच्छेद करती हुई जब प्रतीत होंगी, ठीक है, वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए, और ये जब प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी तो ऐसे प्रतिबिंब को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता दें कि वास्तविक प्रतिबिंब, जब हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो उसमें हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को कैसे पहचानेंगे, कि कैसे हमारा जो प्रकाश का किरण है वास्तव में काट रहा है, या फिर कैसे हमारा प्रकाश किरण एक दूसरे को आभास करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे आभास हो कि वह प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है, तो एक हमारा तरीका याद रखिएगा पहचानने का, कि जब प्रकाश किरण एक दूसरे को इस प्रकार से गाढ़ी लाइनों से काटें, ठीक है, इस प्रकार से गाढ़ी लाइनों से काटें, तो समझ जाना वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, फिर उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें इस प्रकार से डॉट 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 लाइन से काटेंगी, ठीक है, तो ऐसा प्रतिबिंब जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब। ठीक, फिर से सुन लो, जब वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण एक दूसरे को गाढ़े लाइनों से काटेंगी उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण इस प्रकार से डॉटेड लाइन से काटेंगे डॉट डॉट करके उसको बोलेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक बार बना लीजिए इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है दर्पण। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। ठीक, तो जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ के एक तरफ कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। उस निकाय को दर्पण कहते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है इसके, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक पारदर्शी पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चा? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये एक हमारे पास पारदर्शी पृष्ठ है। अब हम क्या करते हैं, इसके एक तरफ इस प्रकार से कलई कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके एक तरफ कलई कर दिया। यह जो हिस्सा है इस साइड वाला, यह कलई किया हुआ हिस्सा है, कलई किया हुआ पृष्ठ। ठीक है, हमने एक तरफ क्या किया, कलई कर दिया। जैसे ही आप एक तरफ कलई करोगे तो इसका जो दूसरा पृष्ठ है, इसका दूसरा पृष्ठ बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब क्या, कि जब भी कोई इस पे प्रकाश किरण आपतित होगी तो टकरा के उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ठीक है बच्चा, यह था हमारा दर्पण। दर्पण किसको बोलते हैं, किसी पारदर्शी पृष्ठ के एक तरफ क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ हमारा बन जाता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो अब जितनी भी प्रकाश किरणें इस पर आएंगी परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस चली जाएंगी। ठीक, तो यह जो हमारा निकाय बन के तैयार हुआ है, पूरा का पूरा निकाय, ये जो निकाय है इस निकाय को बोलेंगे बच्चा हम लोग दर्पण। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है दर्पण के प्रकार। ठीक है, जिसको इरेज करते हैं अब हम लोग। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण के प्रकार। देखो दर्पण जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और जो दूसरा आपका होता है उसको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यह बात आपको ध्यान देनी है। अब जरा इनका हम परिभाषा देख लेते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का। समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। कैसा हो बच्चा, परावर्तक पृष्ठ आपका गोलीय होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक, समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण के लिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसा हो, समतल हो। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे बोलेंगे समतल दर्पण। ऐसे ही गोलीय दर्पण के बारे में, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक, यह दो बात हमको ध्यान देनी है। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, प्लेन हो। ठीक है, और गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। आओ एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। समतल दर्पण का मतलब क्या, एक हमारे पास समतल पृष्ठ है और इसके तरफ एक साइड कलई कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ हमारा क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो यह दूसरा साइड हमारा परावर्तक पृष्ठ बन चुका है। और यह जो हमने तल लिया था, यह कैसा तल है बच्चा, समतल है। ठीक, तो
तो इस टाइप के दर्पण को बोलेंगे समतल दर्पण। और दूसरा टाइप का हमारा दर्पण क्या था, गोलीय दर्पण। तो मान लो हमारे पास एक कोई गोला था और उसके एक तरफ हमने कलई कर दिया, ठीक है, हमने एक तरफ इसे क्या कर दिया बच्चा, कलई कर दिया, और इस आधे बचे हुए भाग को काट के हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारा इतना हिस्सा जो बचा हुआ है, या जो हिस्सा बचा है बच्चा, ये हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण, क्योंकि इसके एक तरफ हमने कलई कर दिया है और दूसरा तरफ क्या है आपका, परावर्तक पृष्ठ। यानी उधर आपने कलई किया है तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो यह हमारा गोले से बना हुआ दर्पण था, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, गोलीय दर्पण। ठीक, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। अब देखो हम देखेंगे इसमें कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी होता है और सीधा होता है। अभी कुछ देर पहले हम समझ चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक दर्पण है और दर्पण से हमने क्या किया, 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर आप वस्तु को इस प्रकार से रख दोगे तो दर्पण से उतनी ही दूरी पर जाके पीछे की, वही हमारा दर्पण था, दर्पण के पीछे 5 मीटर की ही दूरी पर हमारा क्या बनेगा बच्चा, जाके प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हमारा वस्तु दर्पण से रखी जाती है। यह हमारी वस्तु है, ठीक है, और यह हमारा क्या है, यह हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, यह दो बात क्लियर हो गई। और तीसरी बात क्या लिखी गई है कि दर्पण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व परावर्तित होता है। क्या होता है बच्चा, पार्श्व परावर्तित। पार्श्व परावर्तित होने का मतलब क्या है कि आपका जो दायां भाग है उसमें आपको बायां दिखाई देगा और जो बायां भाग है वो आपको दायां दिखाई देगा। ठीक है, उसी बात को नीचे लिखा गया, पार्श्व परावर्तन क्या होता है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग आपको दायां प्रतीत होता है। आइए इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। उसके लिए आपको यह वाली लाइन याद करनी होगी, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को हम लोग। हमने क्या किया, एक समतल दर्पण ले लिया। ठीक है, हमने एक समतल दर्पण ले लिया और इस दर्पण के सामने हमने इस प्रकार से एक वस्तु को रख दी और वस्तु के चारों सिरों को एक एक नाम दे दिया। जैसे इसको नाम दे दिया 1, इसको 2, इस वाले बिंदु को 3 और इस वाले बिंदु को 4 नाम दे दिया हमने। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी दूरी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। ठीक है, तो मान लो यह हमारा दर्पण है और दर्पण से दो, ये जो दूसरा पॉइंट है, इनके बीच की दूरी इतनी है। ठीक है, तो इतनी दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो दर्पण के पीछे इतनी ही दूरी पर क्या बनेगा, 2 वाले बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऐसे ही एक वाला जो है यह दर्पण से इतनी दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर बनेगा, यहां कहीं पर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 वाले की बात करें तो यह दर्पण से लगभग इतनी दूरी पर है तो दर्पण के पीछे लगभग इतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनके आपको दिखाई देगा। ठीक, और चौथे वाले बिंदु की बात करें तो चौथा वाला बिंदु जो है लगभग इतनी दूरी पर है दर्पण से, तो दर्पण के पीछे वह इतनी दूरी पर जाके बन जाएगा। ठीक है, अब इन चारों बिंदुओं को यदि जब हम मिला देंगे तो हमने क्या देखा, ये 4 वाले की दूरी इतनी थी और यह इतनी, यानी 4 वाला नंबर यहां पर आ गया, नीचे हमारा 3 वाला नंबर था। तो हमको इस दोनों फिगर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है कि यह जो पॉइंट नंबर 2 था जो कि यहां पर किस साइड में है, राइट साइड में। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 4 है वह किस पॉइंट पे है, वह लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे वाले फिगर में क्या हुआ, ये जो पॉइंट नंबर 4 था वह राइट साइड में चला गया और जो पॉइंट नंबर 2 था वह लेफ्ट साइड में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या कि इसका दायां भाग इसमें बायां हो गया। ठीक है, इसका राइट हैंड है इसमें लेफ्ट हैंड हो गया, इसका जो बायां भाग था यहां पे चल के दायां हो गया, यानी इसका लेफ्ट हैंड है यहां पे चल के राइट हैंड हो गया। ठीक है, तो यही बात को क्या बोलते हैं बच्चा, पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या होता है, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत हो जाता है और बायां भाग आपको दायां प्रतीत हो जाता है। ठीक है, यह बात हालांकि हमें जहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से सुनिएगा, इसमें वस्तु का बायां भाग दायां प्रतीत होता है और दायां भाग आपको बायां प्रतीत होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
अब जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के बारे में अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, गोलीय, तो हमने क्या बोला, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए एक एक करके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई गोला है, ठीक है, एक पारदर्शी गोला है, और इसके एक तरफ हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक कोई गोला था और इसके हमने बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया, कलई कर दिया। अब जो बाहरी का हिस्सा बच गया है उसको हमने काट के हटा दिया। ठीक, इसी प्रकार से हमने क्या किया, एक और गोला लिया, ठीक है, और इस बार पहले वाले में हमने क्या किया, बाहर की तरफ कलई, इस वाले में हम क्या कर देंगे, अंदर की तरफ कलई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ कलई कर दिया। जब अंदर की तरफ कलई कर दे रहे हैं तो बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, काट के बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब हमारे पास दो प्रकार के गोलीय दर्पण बनके तैयार हो चुके हैं। पहला दर्पण जिसमें हमने क्या किया, बाहर की तरफ कलई किया, दूसरा दर्पण जिसमें हमने अंदर की तरफ कलई किया। ठीक, तो इस वाले दर्पण में आपने बाहर की तरफ कलई किया तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह कहां हो जाएगा, अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, परावर्तक पृष्ठ कहां है बच्चा, इसमें अंदर है। ठीक है, इस वाले दर्पण में क्या हुआ, हमने अंदर की तरफ कलई किया तो परावर्तक पृष्ठ कहां हो जाएगा, इसका बाहर की ओर, परावर्तक पृष्ठ जो है वह कहां है, बाहर है। ठीक है, तो याद कैसे करना है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा उसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी होगी कि जिस दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। सेम ऐसे ही जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, यह दो बात आपको ध्यान देनी है, फिर से सुन लो। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर होगा उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा उसे हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को। ठीक है, कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोलीय दर्पण बनाएंगे और उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं गोलीय दर्पण हम लोग। तो गोलीय दर्पण हमको बनाने के लिए सबसे पहले एक गोला बनाना होगा, हमने बना दिया। और गोला बनाने के बाद आपको पता है कि इसके एक तरफ क्या करनी होती है, कलई कर देनी होती है। हमने क्या कर दिया, इसके एक तरफ कलई कर दिया। ठीक है, एक तरफ कलई हो गया। अब आपको पता है कि यह जो हमने गोला बनाया है, इस गोले का कोई ना कोई एक केंद्र होगा। ठीक है, तो मान लो यह गोले का केंद्र है जिसको हम पॉइंट सी से दिखा देते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से बच्चा, यह जो गोलीय दर्पण हमारा बन के तैयार हुआ है यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, ये जो गोलीय दर्पण है किसी न किसी एक गोले से मिलकर बना है, और जिस गोले से मिलकर बना है उसका कोई ना कोई एक केंद्र है, और इसका केंद्र जो होगा उसको नाम देंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले का केंद्र, गोले का केंद्र। ठीक है, गोले का केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। उसके बाद देखो हमारा जो दर्पण है यहां से यहां तक, यानी यह वाला हिस्सा ही हमारा दर्पण है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये जो दर्पण है इसका कोई ना कोई अपना खुद का एक केंद्र होगा इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो है दर्पण का केंद्र आ रहा है। ठीक है, ये जो दर्पण का केंद्र आ रहा है इसको हम P से दिखाते हैं। ठीक है बच्चा, इसको हम किससे दिखाते हैं, P से। तो यह जो दर्पण का केंद्र होता है उस दर्पण के केंद्र को बोलते हैं ध्रुव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दर्पण का जो केंद्र है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का केंद्र। ठीक है, और गोले का केंद्र C है। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष उसको बोलेंगे बच्चा कि जब हम
सी से और पी से, बिंदु सी और पी को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा इस प्रकार से हम खींच दें, ठीक है। बिंदु सी और पी को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए, बिंदु सी से पी को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए, तो यह काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है बच्चा, मुख्य अक्ष, ठीक है। यह काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी आपकी, मुख्य अक्ष। यह बात क्लियर हो गई होगी, फिर से सुन लो। सी से पी को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा को नाम देंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होगा, सी से पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा, ठीक है बच्चा। तो इसको सही से कर दे रहे हैं हम, काल्पनिक रेखा, सी से पी को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब जो अगला पॉइंट है वो है मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। सी और पी इन दोनों के बीच में एक बिंदु होता है बच्चा, ठीक है, जहां पर प्रकाश की समस्त किरणें जो आदि अनंत से वह दर्पण से टकरा के इस प्रकार से इस बिंदु पर एकत्रित होती हैं, ठीक है। बात को ध्यान से समझना मेरी, सी और पी के एकदम मध्य में, एकदम बीचों बीच में एक बिंदु होता है, उस बिंदु को नाम देते हैं बच्चा एफ बिंदु, और यही एफ बिंदु क्या कहलाता है आपका, मुख्य फोकस। इसी मुख्य फोकस पर अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो फिर से सुनना, हमने क्या बोला, सी और पी के बीच में एक स्थित बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को ही नाम क्या देते हैं हम लोग, फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे सी और पी के बीच में स्थित एक बिंदु, ठीक है। सी और पी के बीच में स्थित एक बिंदु होता है जिसको हम एफ से दिखाते हैं, और यही एफ क्या होता है बच्चा, आपका मुख्य फोकस। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या, यह जो हमारा गोलीय दर्पण है इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चा, त्रिज्या क्या होती है, यह हमारे पास कोई गोला है, गोले का या कोई केंद्र है, केंद्र से इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है उसको आर से दिखाते हैं, और यही जो दूरी है आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसके केंद्र सी से पी के बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये जो वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमारी, यहां पर लिख दे रहे हैं, सी से पी के बीच की दूरी, सी से पी के बीच की दूरी। फिर से सुन लो, सी हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है, यानी केंद्र है, और ये पी जो है पॉइंट है या परिधि पर स्थित है, तो सी से पी के बीच की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक। तो हमने इसको नाम क्या दिया, सी से पी के बीच की जो दूरी होगी उसको त्रिज्या ना करके हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होती है बच्चा, फिर से सुन लो, फोकस दूरी क्या होती है, एफ से पी के बीच की दूरी, ठीक है, एफ से पी के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। फिर से सुनना, एफ से पी के बीच की दूरी, यानी अब जो एफ पॉइंट है और ये जो पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस दूरी या फिर फोकल लेंथ। यहां पर हम लिखेंगे एफ से पी के बीच की दूरी, पी के बीच की दूरी, ठीक है। एफ से पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, फोकस दूरी। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चा अवतल दर्पण के, ठीक है, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनने के कुछ नियम, ठीक है। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनने के कुछ नियम है, जिसमें आपका नियम नंबर 1 क्या बोलता है, नियम नंबर 1 बोलता है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहने का मतलब इसका क्या है, फिर से सुनिएगा और समझिएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, हमारा मुख्य अक्ष क्या था, ये हमारा क्या बच्चा, मुख्य अक्ष है, ठीक है, यह हमारा मुख्य अक्ष है। इसके समांतर हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश किरण लाते हैं, ठीक है। यह हो गई मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण, ठीक। क्या बोला गया इसके आगे, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी इससे इसका परावर्तन होगा, जाहिर सी बात है दर्पण हो तो परावर्तन होगा ही, ठीक है। परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, यानी जब यह इस दर्पण के पास पहुंचेगी तो इसका होगा परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात हमेशा यह जो प्रकाश किरण है आपके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत की बात।
फिर से सुन लीजिएगा, बोला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण जा रही है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर हमेशा F बिंदु से होकर गुजरेगी। यह तो था आपका नियम नंबर 1। ठीक है, जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं बच्चा हम लोग अपने नियम नंबर 2 को। ठीक है, नियम नंबर 2 क्या बोलता है, नियम नंबर 2 को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई प्रकाश किरण है और यह प्रकाश किरण सीधा कहां से गुजरे बच्चा, आपका मुख्य फोकस है, यानी यहां से गुजारना है इसको। ठीक, एक प्रकाश किरण है जो कि मुख्य फोकस से गुजरती हुई कहां तक पहुंच रही है, दर्पण तक। अब यह दर्पण से टकराने के पश्चात यह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, यह हमारा मुख्य अक्ष था, इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, यह रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट होता है बालक। हमने क्या बोला कि यदि कोई प्रकाश किरण F बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है, दर्पण के F बिंदु से गुजर रहा है तो वह अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यही बात आपकी इसमें लिखी गई है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से यानी यहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी हमारा मुख्य अक्ष है और इसके समांतर हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए बच्चा, इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई प्रकाश किरण है और वो सीधे C से होती हुई जा रही है। ठीक है, हमने एक प्रकाश किरण लिया और यह प्रकाश किरण कहां से होते हुए जा रही है, इस C बिंदु से होते हुए कहां तक पहुंच रही है बच्चा, दर्पण तक पहुंच रही है। ठीक है, यह बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास कोई प्रकाश किरण है और वह C से होते हुए दर्पण तक पहुंच रही है। जब यह दर्पण तक पहुंचेगी तो दर्पण से होगा इसका परावर्तन, और परावर्तन के बाद होगा क्या, जिस दिशा में जिस रास्ते वह आई थी उसी रास्ते से पीछे फिर क्या होगी, वह वापस चली जाएगी। ठीक है, जैसे इधर से आई है फिर टकरा के उधर की ओर वापस चली जाएगी। तो यह था बच्चा आपका तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, तो यह जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक, यह तो था आपका तीसरा रूल। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वह टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण के द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, यह बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या बच्चा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात सीखेंगे, आपको बता दें कि अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनते हैं बच्चा, 6 प्रकार के। ठीक, आपको यह ध्यान देना है कि अवतल दर्पण द्वारा आपके टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। एक आपको थोड़ा हम समझा दें ट्रिक के माध्यम से, हमको किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो यह बन गया हमारा अवतल दर्पण। यहां पर हमने बना दिया अपना P पॉइंट, यहां पर हमने बना दिया F पॉइंट, यहां पर बना दिया हमने C पॉइंट। ठीक है, और आपको एक अनंत पॉइंट आपको यानी इन्फिनिटी वाला पॉइंट आपको बनाना होगा। ठीक, अब देखो वस्तु को कैसे रखना है आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए। सबसे पहले आपकी वस्तु जो होगी पहले पोजीशन पे अनंत पे होगी, फिर दूसरे वाले पोजीशन पे बीच में लाना है, यानी सबसे पहला काम आपको एक बार बिंदु पे रखना है, एक बार बीच में, एक बार बिंदु पर, एक बार बीच में, फिर एक बार बिंदु पर, फिर एक बार बीच पे, यानी आपको इस प्रकार से वस्तु को रखना है और जहां जहां प्रतिबिंब बनेगा उनकी स्थिति, प्रकृति और आकार को बताना होगा। ठीक, तो सबसे पहले स्थिति हमारी अनंत पे होगी, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति होगी अनंत और केंद्र के बीच में, यानी दूसरी स्थिति यहां पर, यह वाली पहली स्थिति, यह हमारी दूसरी स्थिति। अब देखो हमने एक बार बिंदु पर रख लिया, एक बार बीच में रख लिया, फिर अगला जो जगह होगा हमारा कहां पर होगा, बिंदु पर, यानी तीसरी पोजीशन बिंदु पर, फिर चौथी पोजीशन जो होगी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में, चौथी पोजीशन बीच में रख लिए, और फिर बिंदु पर आ जाओ तो यह 5वीं पोजीशन जो बनेगी हमारी बिंदु पर बनेगी। और 6वीं पोजीशन क्या होगी, जहां पर वस्तु को रखेंगे, एक बार बिंदु पर रख लिए थे, अब अगली बार बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच में। तो इस प्रकार से हम 6 प्रकार से प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा हम लोग वस्तु को 6 जगहों पर रख रख के चेक करेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा है। पहला पोजीशन अनंत पे, दूसरा पोजीशन होगा C और अनंत के बीच में, तीसरा पोजीशन होगा सीधे बिंदु यानी C पर, चौथा पोजीशन होगा फिर से बीच में, किसके बीच में, C और F के बीच में, फिर 5वां पोजीशन जो होगा फिर से बिंदु पर आएगा और बिंदु कौन सा होगा, F, और 6वां पोजीशन जो होगा वह P और F के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक,
चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्थिति नंबर 1 को। ठीक है, स्थिति नंबर 1 क्या हमने बताया था, जब वस्तु अनंत पे हो। तो यहां पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पर बैठाएंगे। सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाने के बाद इनके बिंदुओं को दिखा लेते हैं इस प्रकार से। यह हमारा P बिंदु हो गया, यह F बिंदु हो गया, यह हमारा C बिंदु हो गया। ठीक है, यह हमारा F बिंदु, यह हमारा P और यह हमारा C। हमको वस्तु को कहां पे रखना है, अनंत पे रखना है। यह हमारा अनंत वाला बिंदु है। यहां पर जो वस्तु होती है बच्चा, वह काफी बड़ी होती है। तो आपने सुना होगा कि सूर्य जो है उसकी दूरी काफी दूरी पर होता है सूर्य। ठीक है, इसका मतलब क्या, अनंत पे रखी हुई जितनी भी वस्तुएं होंगी, वहां रखी हुई वस्तुएं काफी बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि अनंत पे कोई एक वस्तु रखी है और उसका साइज जो है बच्चा काफी बड़ा है। ठीक है, इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है। तो इस बड़े साइज को दिखाने के लिए बीच बीच में इस प्रकार से डॉट या फिर गैप छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस अनंत पे रखी हुई वस्तु से एक प्रकाश किरण चलाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने क्या बोला, इस अनंत से एक प्रकाश किरण हम दर्पण की तरफ भेजेंगे। ठीक, और इसको कुछ दूरी तक डॉट डॉट लाइन से दिखा देंगे, क्योंकि ये जो प्रकाश है अनंत दूरी से आ रहा होता है, इसलिए इसको हम डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक प्रकाश किरण है जो अनंत से चलते हुए कहां जा रही है बच्चा, दर्पण की तरफ। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देना, अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें चलती हैं वह एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें चलेंगी वह एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक, तो हमने एक प्रकाश किरण ली जो कि अनंत से चल रही थी और दर्पण तक पहुंची है, और हमने एक अभी कुछ देर पहले रूल पढ़ा था। रूल क्या था कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात F बिंदु से गुजरती है। तो यह जो प्रकाश किरण है यह कहां से होकर गुजरेगी बच्चा, इस F बिंदु से। यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि जो प्रकाश किरण है कहां से गुजरेगी, F बिंदु से। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रकाश किरण लेते हैं, उसको भी क्या करेंगे, अनंत से लाएंगे, लेकिन इसके ऊपर वाले हिस्से से नहीं, नीचे वाले हिस्से से लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके निचले हिस्से से एक और प्रकाश किरण ली जो कि अनंत से आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको दिखा दिया कि एक अनंत से प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, और यह कहां तक पहुंच रही है, हमारे दर्पण तक। ठीक, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण तक पहुंचेगी तो दर्पण से फिर से इसका होगा परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात यह हमेशा मुख्य फोकस से होती हुई दिखाई देगी। ठीक है बच्चा, यह हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक, यह हमारी दूसरी प्रकाश किरण थी। तो फिर से सुन लो, अनंत पे रखी हुई एक वस्तु थी, उससे प्रकाश किरण निकली, और अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। यह समांतर गई और टकराने के बाद F बिंदु से गुजर गई, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही यह दूसरी प्रकाश किरण गई, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद यह भी F बिंदु से होकर गुजर गई, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों प्रकाश किरणें चली गई। अब देखो बच्चा, अब हमको क्या बताना है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। तो हमने एक बात पढ़ी थी प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर दो या दो से अधिक परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटे। तो देखो यहाँ पे यह हमारी पहली परावर्तित प्रकाश किरण, यह हमारी दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण, यह दोनों के दोनों एक दूसरे को F बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, जहां पर काटेंगे वहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो यह दोनों के दोनों F बिंदु पर एक दूसरे को काटे हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी, F पर। ठीक है, जिस बिंदु पर यह दोनों के दोनों लाइनें कट कर रही हैं वहां पर बनेगा आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है अभी आपको। प्रकृति बताने के लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक क्या था बच्चा, कि यदि दोनों लाइनें यानी दोनों प्रकाश किरणें गाढ़ी लाइनों से काटेंगी तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वह आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है, और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनेगा बच्चा, उल्टा बनेगा। और एक बात और बताए थे कि यदि इस प्रकार से डॉट 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 लाइन से काटेंगी, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और उल्टा सीधा बनेगा। ठीक है, यह बात हमने सीखी थी। तो यहां पर ध्यान देना, यह दोनों के दोनों लाइनें कैसी लाइनों से काटी हैं एक दूसरे को, गाढ़े लाइनों से। ठीक है, जब गाढ़े लाइनों से काटेंगी तो यह जो प्रतिबिंब होगा कैसा बनेगा बच्चा, आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो देखो यहां पर जहां पर इन दो प्रकाश किरणों ने काटा एक दूसरे को, उस बिंदु पर
प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, एकदम बिंदु के आकार का। जब दो लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती है वहां पर एक बिंदु बन जाता है। तो यहां पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे मुख्य अक्ष पर ही है, जिसके वजह से प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा बच्चा, बिंदु के आकार का। कैसा हो जाएगा, बिंदु के आकार का, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई होगी। प्रतिबिंब की स्थिति F पर है, यानी F पर। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा गाढ़े लाइनों से काटती थी, और प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने स्थिति नंबर 2 को, ठीक है। स्थिति नंबर 2 क्या बोलता है उसको ध्यान दीजिएगा। स्थिति नंबर 2 क्या बोलता है कि पहली स्थिति हमारी अनंत पे थी, दूसरी स्थिति क्या होगी, अनंत और सी के बीच में। हमने क्या बताया था, एक बार बिंदु पर रखेंगे एक बार बीच में रखेंगे। तो बिंदु पे तो रख लिया, अब बीच में रखने की बारी है, तो बीच में कहां रखेंगे, अनंत और सी के बीच में, ठीक है। तो दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी आपकी, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच, ठीक है। वक्रता केंद्र सी के बीच, यानी इन दोनों के बीच में अब की बार हम क्या करेंगे, इस प्रकार से वस्तु को रख देंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो अब देखो इसमें हमको बनाना होता है प्रतिबिंब। अब हमको बनाना है जब प्रतिबिंब, तो कम से कम ये जो वस्तु है इस यहां से कम 2 प्रकाश की किरणें हमको गुजारनी होगी, ठीक है। कितनी बच्चा, कम से कम 2 प्रकाश की किरणें। अब देखो 2 प्रकाश की किरणें हम किस प्रकार से गुजारेंगे, देखो पहली जो प्रकाश किरण होगी उसको हम पहला नियम फॉलो करवा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या, पहले नियम को फिक्स कर डालेंगे और बाकी का जो 2 नियम बचेगा उसमें से जो हमको अच्छा लगेगा उसको हम लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या बोलता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, तो यह समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। यही नियम है ना बच्चा, याद होगा आपको, ठीक। तो ये हमने बना दिया। हमने क्या बोला, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो वह दर्पण के F बिंदु से होकर गुजरेगा। यह पहला नियम फॉलो कर ली। अब हमारे पास 2 नियम बचते हैं, कौन कौन से, पहला नियम तो हमने लगा लिया। दूसरा नियम था कि यदि प्रकाश किरण F से जाएगा दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा नियम क्या था कि यदि कोई प्रकाश किरण C बिंदु से होकर जाता है तो टकरा के उसी दिशा में वापस आ जाता है। हालांकि हमारा दूसरा नियम सबसे आसान है, ठीक है, तो हम दूसरे नियम को ही अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको आसान चीजें और अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रकाश किरण को C बिंदु से इस प्रकार से गुजारते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से सी बिंदु से होकर गुजरता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट आता है, ठीक है। यह गया और टकरा के वापस लौट आया, यानी यह लौटने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, हमारी परावर्तित किरण, ठीक। यह बात समझ में आई। यह पहली प्रकाश किरण थी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, क्यों हो गई, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यह दूसरी हमारी प्रकाश किरण थी जो सी से होते हुए जा रही थी। सी से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है। यह किसके अकॉर्डिंग हो गया, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, सॉरी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दोनों की दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट कहां पे रही हैं, इनको देख लो। यह जो काटने वाली प्रकाश किरण है दोनों के दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा बच्चा, इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष से लगाकर, ठीक है। तो अब हमको यह 3 बातें लिखनी होती है इसमें कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है। तो देखना जरा, ये जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, बना किधर है, C और F के बीच में ही तो बना है, C और F के बीच में बना है। तो यही बात हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में, C और F के बीच में, C और F के बीच में, ठीक है, C और F के बीच में। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है भाई साहब, देखो यह दोनों के दोनों लाइनें एक दूसरे को गाढ़ी लाइनों से काटेंगे इस प्रकार की। तो गाढ़ी लाइनों से काटेंगे तो वास्तविक और उल्टा, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ठीक। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो वस्तु बड़ी है और यहां पर जो प्रतिबिंब बना है वह छोटा बना है, ठीक है। फिर से सुनो, यहां पर वस्तु बड़ी है और जो प्रतिबिंब बना है वह छोटा बना है। तो यहां पर लिखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, ठीक। यह तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर से सुन लो, प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में, ठीक है, गाढ़े लाइनों से काट दी है, वास्तविक और उल्टा, और यहाँ पे वस्तु बड़ी है और यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 3 को, ठीक है। स्थिति नंबर 3 क्या बोलती है, स्थिति नंबर 3 हमने क्या क्या देखा,
एक बार वस्तु को अनंत पे रखा था, फिर हमने बीच में लाकर वस्तु को रख दिया, एक बार बिंदु पर, एक बार बीच में, अब फिर अगला स्थिति कहां होगा, बिंदु पर। बिंदु का मतलब अब की बार वस्तु को कहां पे रखेंगे हम लोग, सी पर ले जाके। ठीक है, अब जो वस्तु हमारी है वह सी पर आके बैठ गई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सी पर जब वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है। तो हमने आपको बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए होती हैं, और 2 प्रकाश किरणें कम से कम 2 रूल को फॉलो करें। ठीक है, तो पहला रूल एक फिक्स कर देते हैं हम लोग। पहला रूल क्या फिक्स होता है बच्चा, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से का मतलब क्या, कि यह हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर रखो इसको। ठीक है, पहला रूल मुख्य अक्ष के समांतर। जब पहला रूल मुख्य अक्ष के समांतर है तो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा कहां से गुजरेगी बालक, यह जो प्रकाश किरण है हमेशा मुख्य फोकस से होते हुए आपको दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, पहला रूल हो गया हमारा। पहला रूल क्या है, कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल यह बोलता है, यदि हम प्रकाश किरण को बिंदु F से गुजारें, ठीक है, यदि प्रकाश किरण को बिंदु F से गुजारें तो जो प्रकाश किरण है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। इसके हेड से F बिंदु से एक प्रकाश किरण गुजारेंगे जो दर्पण तक पहुंचेगी, और दर्पण तक पहुंचने के बाद इसका होगा परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और समांतर होने के बाद यह आगे बढ़ेगी, और जब आगे बढ़ेगी तो दूसरे प्रकाश किरण को कहीं ना कहीं काटेगी। ठीक है, अब जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर क्या बनेगा इसका बच्चा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, लाइन हल्की सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, फिर भी टेढ़ा लग रहा है। देखो बच्चा ध्यान से, हमने क्या बोला कि यह पहली प्रकाश किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराने के बाद यह F बिंदु से होकर गुजर जाएगी इस प्रकार से। हमने फिर दूसरी प्रकाश किरण लिया, दूसरी प्रकाश किरण क्या थी, F से होते हुए आगे की बढ़ी, और आगे की ओर जाने के बाद यह दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब हमने इसमें एक बात नोटिस की, क्या नोटिस की, कि यह दोनों की दोनों प्रकाश किरणें जो कि परावर्तित होकर आई थी वह इस बिंदु पर काट रही हैं, और जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। अब इससे हमको निष्कर्ष क्या क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां को बन रहा है, प्रतिबिंब देखो बच्चा एकदम सी पर जाके बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिख देंगे हम लोग, सी पर। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, देखो यह दोनों की दोनों लाइनें जो कि यहां पर हैं एक दूसरे को गाढ़े लाइनों से काटी हैं परावर्तित होने के बाद। ठीक है, जब गाढ़े लाइनों से काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें सर ऊपर है और इसमें सर नीचे, तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या है, प्रतिबिंब का आकार। देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का, यानी ये दोनों बराबर है ना, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, यानी दोनों का आकार बराबर है तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। यह था हमारा स्थिति नंबर 3, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने स्थिति नंबर 4 को। ठीक है, स्थिति नंबर 4 कहां पर होगा, अभी वस्तु को हमने सी पर रखा था, अब बीच वाले में लाओ, सी और एफ के बीच में वस्तु को लाके रख दो, यानी यहां कहीं पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में वस्तु को रख दिया गया है। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हमने क्या बोला, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी, यह बात अभी भी हमने सीखी थी। दूसरा रूल हम लगाते हैं, दूसरा रूल क्या होता है, या तो एफ से प्रकाश किरण को भेज दें या तो सी से भेज दें। तो हम क्या करते हैं, एफ हमको आगे दिखाई दे रहा है, एफ से ही प्रकाश किरण को भेज देते हैं। ठीक है, यह दूसरी प्रकाश किरण
जो कि F से होते हुए जा रही है, और F से होते हुए जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, समांतर दिखाई दे रही है कि नहीं बच्चा? थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, यहां कहीं पर आगे प्रतिबिंब बन रहा है आपका। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु है C और F के बीच में रखी जा रही है तो यहां से एक प्रकाश किरण चली, दर्पण से टकराने के बाद F से होते हुए यहां तक आ गई। दूसरी प्रकाश किरण जो कि इसके ऊपर से चली और कहां से होते हुए हमने इसको गुजारा, F बिंदु से। जब F बिंदु से प्रकाश चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। पहला वाला रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग और दूसरा वाला प्रकाश किरण रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। यह दोनों के दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही हैं। यह पहली परावर्तित प्रकाश किरण या दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण, ये दोनों के दोनों इस बिंदु पर काट रही हैं। जहां पर काटेंगी वहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? C के पीछे बोल सकते हो, ठीक है, या फिर अनंत और C के बीच में। तो हम यहां पर लिख रहे हैं C के पीछे। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई C के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? देखो डॉट डॉट लाइन से काटी है, जब डॉट डॉट लाइन से काटेगी तो कैसा बनेगा बच्चा? डॉट डॉट लाइन से गाढ़े लाइनों से काटेंगे, गाढ़े लाइनों से काटती है तो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो ध्यान देना, वस्तु छोटी सी है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। वस्तु छोटी सी है, प्रतिबिंब बड़ा बना है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक, यह तीनों बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगली स्थिति की ओर। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्थिति नंबर 5 की तरफ। ठीक है, स्थिति नंबर 5 में देखो क्या होता है। अभी वस्तु को हमने C और F के बीच में रखा था। अब जो स्थिति होगी हमारी वस्तु की सीधा F पर होगी। ठीक है, यानी एक बार बीच में रख लिए तब बिंदु पर रखेंगे। अब वस्तु को कहां पर रख दिया गया है? F पर। अब हमने एक रूल पढ़ा है। रूल क्या है बच्चा? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो वह कहां से होकर गुजरता है? दर्पण से टकराने के बाद यह आपका मुख्य फोकस से गुजरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसा। यह पहली प्रकाश किरण है जो कि दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती हुई जा रही है। अब दूसरी प्रकाश किरण की बात करें तो यहां से तो प्रकाश किरण निकाल नहीं पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी प्रकाश किरण लेते हैं जो दर्पण से टकराए और टकराने के बाद क्या करें? C से होती हुई जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण लेते हैं, ठीक है, जो कि दर्पण से टकराने के पश्चात C से होती हुई जाएगी। ठीक, हमने एक प्रकाश किरण ले लिया। अब प्रकाश किरण लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण को ऊपर की तरफ इस प्रकार से भेजा। अब यह ऊपर की ओर जो प्रकाश किरण जा रही है दर्पण से टकराने के बाद वापस आएगी। क्यों वापस आएगी? क्योंकि जो रास्ता है किसका रास्ता बच्चा? C की तरफ जाने वाला रास्ता है। और C की तरफ जाने वाला रास्ता क्या होता है? जब प्रकाश किरण C से गुजरती है तो रूल नंबर 3 लगता है। और रूल नंबर 3 क्या बोलता है? C से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो हमने C की तरफ प्रकाश किरण को जब भेजा तो दर्पण से टकराने के बाद सीधा उसी दिशा में वापस लौट आएगी। ठीक है, यह सीधा इसी दिशा में वापस लौट के चली आई। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यह जो हमारी प्रकाश किरण देखो सीधा उसी दिशा में वापस चली आई है। ठीक, थोड़ा सा इस लाइन को हम सही कर दे रहे हैं हल्का सा। ठीक है, अब देखो हमारा फिगर बनकर तैयार हो चुका है। हमने क्या बोला? यह पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण को ऐसा हम दर्पण पर डालेंगे जो कि दर्पण से टकराने के बाद हमेशा C बिंदु से गुजरे, यानी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है इस फिगर में? प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रही है? तो हमारा पता चल रहा है कि दोनों के दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब जब समांतर प्रकाश किरणें होती हैं वह एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान लेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बनेगा। क्यों बनेगा? मानेंगे कि ये जो बराबर समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं वो अनंत पे जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट लेंगी। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी इस केस में वह क्या हो जाएगी? अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? अनंत पर। अब अनंत पर जब यह प्रकाश किरणें जो आगे जा रही हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेंगी, और जब कहीं ना कहीं पर काटेंगी तो गाढ़े लाइनों से ही आगे चल के काटेंगी। जब गाढ़े लाइनों से काटेंगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा।
ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यह अनंत पे जाके बनता है और अनंत पे बनने वाला जो वस्तु है का प्रतिबिंब होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो अनंत पे जब बन रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब के आकार में बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा। ये तीनों बात क्लियर होगी बच्चा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगली स्थिति को, ठीक है। अगली स्थिति कहां पर बन सकती है भाई साहब हमारी, हमने अभी भी क्या देखा था, वस्तु को F पे रख के, अब बारी है बीच में रखने की, तो अब वस्तु को रखेंगे F और P के बीच में, ठीक है। हमने क्या किया, एक वस्तु ली और इसको F और P के बीच में रख दिया, ठीक। तो अब इस वस्तु को रखने के बाद हमको इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें गुजारनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें गुजारते हैं, ठीक। पहली प्रकाश किरण जो होगी वह उसको हम मुख्य अक्ष के समांतर ही रखते थे, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर रखेंगे। क्या करते हैं हम, पहली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर रखते हैं, ठीक है। पहली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। यह बात क्लियर होगी, थोड़ा इसको सही कर दे रहे हैं, बढ़िया से फिगर बना दे रहे हैं। यह प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी, सही बन जाओ भाई साहब, ठीक। यह पहली प्रकाश किरण है जो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। पहली प्रकाश किरण को फिक्स रखना है, फिक्स कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर रखे। एफ पे रख दिए क्या यार, फिर से एफ पे नहीं रखना था, इसको यहां आगे रखना था, ठीक है। हमने वस्तु को F और P के बीच में रखा है, यहाँ हमारी वस्तु है, ठीक है, जो खड़ा हमने लाइन खींचा, यह हमारी वस्तु है, और इस वस्तु के ऊपर से एक प्रकाश किरण निकलेगी जो F बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। अब यह F बिंदु से होकर प्रकाश किरण हमारी जा रही है, यह पहली प्रकाश किरण हो गई। अब दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे लेना है बच्चा हमको कि जो C से होते हुए जाए, ठीक है, ऐसी प्रकाश किरण लेंगे हम लोग जो C से होते हुए जाए, ठीक। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण ली और उसको हमने क्या किया, C से होते हुए गुजारने का प्रयास किया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा मार्कर ले रहे हैं, हमने एक प्रकाश किरण ली और इसको हमने चाहा कि यह C से होते हुए जाए, कुछ इस प्रकार से, ठीक। हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण ली और इसके सिर से, यानी यहां से, यह वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसके सिर से दर्पण पर हमने इसको डाला। अब जैसे ही दर्पण पर यह प्रकाश किरण पहुंचेगी वहां से यह टकरा के फिर से वापस आएगी, और वापस आने के बाद यह कहां से होकर गुजरेगी बच्चा, इस C बिंदु से, और जैसे यह C बिंदु से हमने इसको गुजार दिया, ठीक है, यह C बिंदु से प्रकाश किरण हमारी गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको सही कर दे रहा है, ठीक है। और यह दूसरी प्रकाश किरण है जो कि F बिंदु से आ रही थी, ठीक। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को ध्यान से देखिए, यह पहली परावर्तित प्रकाश किरण है और यह दूसरी परावर्तित प्रकाश किरण है। यह दोनों के दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती हुई जा रही है, यानी कहने का मतलब क्या, एक इधर को जा रहा है दूसरा इधर को जा रहा है, तो क्या यह दोनों ऐसे जा रहे हैं, आगे चले कहीं पर एक दूसरे को काट पाएंगे, जाहिर सी बात है नहीं काट पाएंगे, क्योंकि जितनी दूरी जाएंगे इनके बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी। इसके वजह से या तो आगे कहीं पर एक दूसरे को काटने वाले नहीं है, जब आगे नहीं काटेंगे तो इन लोगों को क्या करेंगे, हम लोग पीछे की ओर जबरदस्ती करके बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यह पहली प्रकाश किरण थी ना, इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाएंगे। और जब भी प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो याद रखना हमेशा हम लोग डॉट डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह पहली प्रकाश किरण है, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, और यह दूसरी प्रकाश किरण है, इसको भी हमने पीछे की ओर बढ़ाया, ठीक है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें डॉट डॉट लाइन से पीछे की ओर बढ़ चुकी हैं, और जब पीछे की ओर बढ़ेंगी तो होगा क्या, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर जाकर काट लेंगी, ठीक है। अब जिस बिंदु पर यह दोनों प्रकाश किरणें काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहीं पर क्या बनेगा बच्चा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। अब हमको इस प्रतिबिंब में क्या दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, P के पीछे, या फिर कह सकते हो दर्पण के पीछे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, देखो डॉट डॉट लाइन से काटा है, डॉट डॉट लाइन से काटता है तो कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा,
ठीक, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु छोटी सी प्रतिबिंब बड़ा सा, प्रतिबिंब जब बड़ा सा है तो क्या लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक, यह बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या बोला, जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, आभासी और सीधा बनता है और साथ में वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग को। ठीक है, अब अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है, कहां कहां पर होता है, उनको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला है सामान्यतः अवतल दर्पण का जो उपयोग है टॉर्च में, जो हम घरों में अपने टॉर्च यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्च लाइट में, आपने देखा होगा जहां पे कोयले की खदान होती है उनके सर पे यहां पर एक लाइट लगी होती है। ठीक है, सर्च लाइट में। फिर उसके बाद वाहनों की हेडलाइट में, यानी जो गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, ठीक है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज का मतलब क्या, कि हम वस्तु को क्या करते हैं बच्चा, इस प्रकार से सेट करते हैं कि वह वस्तु है F पर स्थित हो जाए। ठीक है, और जब हम वस्तु को F बिंदु पर रख देते हैं तो F बिंदु पर रखने के बाद यहां से जब लाइट जो है हमारे जो बल्ब है F बिंदु पर रखा जाता है तो यहां से जितनी भी प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद वह एकदम समांतर जाती हैं। ठीक है बच्चा, यह मुख्य कितनी समांतर जाती हैं, सब की सब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, दर्पण से टकराएंगी और यहाँ पर पहुंचेंगी, टकराने वाला मुख्य के समांतर, यहाँ से पहुंची दर्पण से टकराने वाला मुख्य के समांतर, यहाँ से दर्पण से मुख्य के समांतर, यानी जितनी भी प्रकाश किरणें F बिंदु से निकलती हैं वो सब की सब दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, वाहनों की हेडलाइट, सर्च लाइट और टॉर्च को क्या कहता है, वहां पे जो आपका दर्पण लगता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में F बिंदु पर जब प्रकाश किरण को रखा जाता है, ठीक है, यानी प्रकाश स्रोत को, जैसे बत्ती होती है उसको F बिंदु पर रखते हैं तो वहां से एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज मिलता है। ठीक है, वही प्रकाश पुंज काफी दूरी तक वो जाता है। ठीक, उसके बाद दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी आपने देखा होगा जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि आप कैसे मुंह खुला आंख खुलवाएंगे और उनके पास जो बड़ा छोटा सा इक्विपमेंट होता है उससे आपके दांत का चित्र देखना चाहते हैं। ठीक है, जब वो दांत देखते हैं तो दांत देखने वाला जो उनका छोटा सा मशीन होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये जो मशीन होता है बच्चा, इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उनका जो दर्पण लगा होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, जिससे वह आपके दांत के भीतर, आपके दांत की छोटी छोटी कैविटी का बड़ा फिगर देख पाते हैं। ठीक है, यानी दंत विशेषज्ञ दर्पणों का उपयोग मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। सेविंग दर्पण का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बार्बर की दुकानें होती हैं, सैलून वगैरह होते हैं, वहां सैलून में हम इन दर्पणों का उपयोग किस प्रकार करते हैं, अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। और फिर चौथा आपका है सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ठीक है, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सौर भट्टी होती है, जैसा कि आपने फ्री फायर वगैरह में देखा होगा। ठीक है, ऐसी हमारी एक भट्टी होती है। ठीक है, इस भट्टी में क्या होता है कि एक जगह हमारा अवतल दर्पण लगा होता है और यहाँ से जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं, यह प्रकाश किरण यहाँ पर जब एकत्रित होती हैं तो टकराने के बाद ये क्या करेगा, प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो यह होती है बच्चा सौर भट्टी वाली कॉन्सेप्ट। ठीक, ये चारों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि ये पेपर में कई बार आ चुका है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा।